हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विस्तृत एजुकेशन। आज के हम वीडियो में देखेंगे मेवाड़ का इतिहास, जो कि हमारा चल रहा था। अभी तक हमने देखा है मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप तक का इतिहास। अब हम स्टार्ट करेंगे महाराणा प्रताप के बाद में उनके पुत्र अमर सिंह शासक बनते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विस्तृत एजुकेशन के एप्लीकेशन पर जाकर फ्री नोट्स अवेलेबल है, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। और लाइव टेस्ट भी चलते हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी है वगैरह। सो प्लीज डाउनलोड विस्तृत एजुकेशन एप्लीकेशन। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं अमर सिंह से। महाराणा प्रताप का 1597 में 1597 में देहांत हो जाता है। अब उसके बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? अमर सिंह। अमर सिंह शासक बनते हैं 1597 में। और कब तक रहते हैं ये रहते हैं, कब तक रहते हैं? तो ये रहते हैं 1620 तक। इधर अमर सिंह के समय शासक थे अकबर, और ये अकबर अमर सिंह पर आक्रमण करेगा, फिर से मेवाड़ पर आक्रमण करेगा। और क्योंकि अभी तक अधीनता स्वीकार की नहीं थी मेवाड़ के शासक ने, इसलिए अकबर ने आक्रमण के लिए भेजा अपने पुत्र। और पुत्र कौन था इसका? जहांगीर या सलीम। जहांगीर आक्रमण पर आता है अमर सिंह पर, लेकिन अमर सिंह जी जहांगीर को पराजित कर देते हैं। इसमें इसकी हार होती है और इनकी जीत होती है। कब होता है ये युद्ध इन दोनों के बीच? 1599 में। और इस युद्ध का क्या नाम था? तो ऊंटाला का युद्ध। ऊंटाला का युद्ध। ऊंटाला का युद्ध क्वेश्चन आएगा। ऊंटाला का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अमर सिंह और जहांगीर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1599 में। अब अकबर भी ज्यादा टाइम तक नहीं रहता है। 1605 में अकबर का भी देहांत हो जाता है। अब 1605 में शासक बन जाता है दिल्ली का कौन? जहांगीर। इधर अमर सिंह है। अब अमर सिंह पर आक्रमण करेगा दिल्ली का शासक कौन? जहांगीर। फिर से आक्रमण के लिए 1605 में अपने पुत्र, अब इसका पुत्र कौन था? परवेज। परवेज को भेजा किस पर आक्रमण के लिए? अमर सिंह पर। लेकिन इन दोनों के बीच जो युद्ध हुआ वो अनिर्णायक युद्ध रहा। अनिर्णायक युद्ध रहा। फिर से जहांगीर भेजता है किसे? 1608 में। और 1608 में किसे भेजता है? 1608 में भेजता है महावत खां को। महावत खां को। महावत खां आक्रमण करता है अमर सिंह पर, और महावत खां हार जाता है। अमर सिंह जीत जाता है। यहां पर हमने देखा है कि अमर सिंह पर आक्रमण करने के लिए जहांगीर कितनी बार आता है? पहले तो तब आता है जब अकबर शासक था, जहांगीर शासक नहीं था। अकबर ने अपने पुत्र को भेजा जहांगीर को, और ऊंटाला का युद्ध कहलाया 1599 में, और इसमें जहांगीर की हार हुई थी। फिर जब जहांगीर शासक बनता है दिल्ली का, तब ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है 1605 में, और अपने पुत्र को भेजता है परवेज को। लेकिन यहाँ पर अनिर्णायक युद्ध होता है। फिर से 1608 में भेजता है किसको? महावत खां को। महावत खां की हार होती है और अमर सिंह की जीत होती है। अब तक मेवाड़ी शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की है, तो अब जहांगीर कुछ कठोर नियम या कठोर विद्रोह की नीति अपनाएगा। वो कौन सी नीति अपनाता है वो देखते हैं हम। अब मेवाड़ पर आक्रमण। अब इधर मेवाड़ में कौन है? अमर सिंह। अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह जी। और इधर दिल्ली में कौन है? जहांगीर। ये जहांगीर शासक बन जाता है 1605 में, और ये मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह की नीति अपनाता है। मेवाड़ के विरुद्ध विद्रोह की नीति अपनाता है। और वो नीति क्या अपनाता है? दो घोषणाएं करता है। क्या करता है? पहली तो कत्ले आम कर दो। कत्ले आम कर दो। और दूसरा, खेतों को जलाकर राख कर दो। कहां पर? मेवाड़ में। दो सेनापति नियुक्त करता है इस काम के लिए। कौन कौन? एक तो इसी का पुत्र खुर्रम, जिसका बाद में नाम हो जाता है शाहजहां, और दूसरा अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना। इन दोनों को किसकी घोषणा किस पर अमल करने की आदेश देता है कि कत्लेआम कर दो और खेतों को जलाकर राख कर दो। अब अमर सिंह जी इधर
अमर सिंह जी अपनी बात से पीछे नहीं हटते हैं कि अधीनता स्वीकार कर लेंगे, ऐसा कोई भी विचार नहीं करते हैं। लेकिन इनके पुत्र करण सिंह और मेवाड़ी सामंतों के समझाने पर, मेवाड़ी सामंतों के समझाने पर अमर सिंह जी जब अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे तो इनके पुत्र करण सिंह और मेवाड़ी सामंतों ने इन्हें बहुत समझाया कि महाराज जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि इससे हमारा ही नुकसान होगा, क्योंकि मेवाड़ में इसने कत्लेआम करने के आदेश दे दिए, खेतों को जलाकर राख करने के आदेश दे दिए, इससे प्रजा तकलीफ में आ जाएगी। इसलिए फिर अमर सिंह मेवाड़ी सामंत और करण सिंह की बात मान लेते हैं और संधि कर लेते हैं। किससे? जहांगीर से। ये संधि कब होती है? संधि कर लेते हैं और ये संधि होती है 5 फरवरी 1615 में। क्या कहा गया इस संधि को? मेवाड़ मुगल संधि। प्रथम ऐसे शासक थे अमर सिंह जिन्होंने मुगलों से संधि की, लेकिन संधि के साथ इन्होंने कुछ शर्तें रखी, और वो शर्तें कौन सी थी वो देखते हैं। पहली शर्त कि स्वयं कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, स्वयं कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त रखी कि अन्य शासकों के समान वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे मुगलों के साथ। वैवाहिक संबंध नहीं बनाएंगे। तीसरी शर्त कि मुगल सेना में 1000 सैनिक, मेवाड़ी सैनिक नियुक्त करेंगे। और चौथी शर्त क्या थी? चौथी शर्त थी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करवाएंगे। इन सभी शर्तों को जहांगीर ने मान लिया और ये मेवाड़ मुगल संधि हो गई अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में। शर्तें क्या रखी थी अमर सिंह जी ने? स्वयं कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, तो कौन जाएगा? इनका पुत्र करण सिंह। करण सिंह जाएंगे कहां पर? मुगल दरबार में। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध, जैसा कि अन्य रियासतें कर रही थी, आमेर रियासत वगैरह मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध बना रही थी, वैसा वैवाहिक संबंध मेवाड़ नहीं बनाएगी। मुगल सेना में अपने 1000 सैनिक नियुक्त करेगी। इसके पीछे का लॉजिक था कि मुगल सेना में अपने ही आदमी रखवाने से मुगल सेना की क्या गतिविधियां हो रही है उन सबकी जानकारी मेवाड़ को हो जाती थी। क्योंकि किसी सेना में अगर एक व्यक्ति भी हमारी सेना का है तो वो सारी जानकारी या सारी इंफॉर्मेशन हमें देगा। यहाँ पर तो 1000 सैनिक थे, तो थोड़ा नियंत्रण भी रहता दिल्ली में क्या हो रहा है उस सब के पीछे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत नहीं कराएगा। चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने आक्रमण किया था 1567 में, 1567-68 में। तब अकबर ने 2 सुरंगें बनवाई, उनमें बारूद भरा और उन्हें उड़ा दिया था उन सुरंगों को। तब भयंकर धमाका हुआ था और उस धमाके की वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग की दीवारों में कुछ दरारें आ गई थी, क्रैक्स आ गए थे। तो इसलिए अमर सिंह ने कहा कि वो तुम्हारे पूर्वजों के काम की वजह से हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग क्षतिग्रस्त हुआ है, तो इसकी मरम्मत हम नहीं करवाएंगे। जहांगीर ने इन सभी शर्तों को मान लिया और ये मेवाड़ मुगल संधि हो गई थी। कत्लेआम और खेतों को जलाकर जो राख करने के आदेश दिए थे उन सबको रोक दिया गया था। तो ये था अमर सिंह के साथ, अमर सिंह जी ने जो मुगलों के साथ संधि की थी उसकी जानकारी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर एक और लाइन है कि अमर सिंह जी के काल को ही क्या कहा गया है? राजपूत काल का अभ्युदय। राजपूत काल का अभ्युदय। अमर सिंह के काल को ही क्या माना गया है? राजपूत काल का अभ्युदय काल, या राजपूतों का अभ्युदय काल किसके काल को माना गया? तो अमर सिंह जी के काल को। अमर सिंह जी के कार्यकाल में इतना ही। अब नेक्स्ट जो शासक बनते हैं वो कौन बनते हैं? अमर सिंह जी के पुत्र करण सिंह। यहाँ पर एक और चीज है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जब जहांगीर ने ये आदेश दिए थे कत्लेआम कर दो और खेतों को जलाकर राख कर दो, इसके जो सेनापति खुर्रम और अब्दुल रहीम खान जब मेवाड़ की ओर बढ़ गए थे, गोगुंडा में जब इन्होंने अपने डेरे डाल रखे थे, तब अमर सिंह जी ने
किसके द्वारा ये संधि प्रस्ताव भेजा था और ये सारी शर्तें रखी थी? तो इन्होंने किसके साथ संधि प्रस्ताव भेजा था? संधि प्रस्ताव गोगुंदा में ठहरे खुर्रम के पास कौन लेकर आया था? तो संधि प्रस्ताव लेकर आए कौन? हरिदास जाला और शुभकरण। किसके पास लेकर गए? गोगुंदा में ठहरे खुर्रम के पास। फिर अब गोगुंदा तक तो ये प्रस्ताव आ गया था, लेकिन आगे ये प्रस्ताव दिल्ली तक किसने भेजा है? दिल्ली तक कौन लेकर गया? तो दिल्ली तक लेकर गया शिका मुल्ला शकुल्ला शिराजी और सुंदरदास। ये दोनों दिल्ली लेकर पहुंचे इस प्रस्ताव को, जहांगीर को ये सब बताया, शर्तें वगैरह, तो जहांगीर वहां पर मान गया और फिर इन दोनों के बीच में संधि सक्सेस हो गई। तो यहाँ तक था अमर सिंह जी के कार्यकाल का। फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि अमर सिंह जी जब शासक थे तब दिल्ली का शासक बन गया था अकबर के बाद जहांगीर, और जहांगीर ने थोड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिए थे विरुद्ध मेवाड़ के विरुद्ध, कुछ विद्रोह की कुछ कड़क नीतियां अपनाई थी, जिसमें से एक तो कहा था कि कत्लेआम कर दो और दूसरा आदेश दिया खेतों को जलाकर राख कर दो। इसमें सेनापति इनके 2 सेनापति को भेजा गया मेवाड़ में, खुर्रम और अब्दुल रहीम खान खाना। जब ये दोनों डेरे डालकर गोगुंदा में बैठे हुए थे तब अमर सिंह जी के पुत्र करण सिंह और मेवाड़ी सामंतों ने बहुत समझाया कि अमर सिंह जी जहांगीर से संधि कर ली जाए। तो 5 फरवरी 1615 को मेवाड़ मुगल संधि होती है, लेकिन इसके पीछे अमर सिंह जी ने कुछ शर्तें रखी थी और उन शर्तों को मानना पड़ा किसको? जहांगीर को। वो शर्तें क्या थी कि स्वयं कभी भी मुगल दरबार में नहीं जाएंगे, इनका पुत्र जाएगा करण सिंह। मुगलों के साथ कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। मुगल सेना में कितने? 1000 सैनिक नियुक्त करेंगे और चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कभी भी मरम्मत नहीं कराएंगे। जहांगीर ने इनकी सारी शर्तें मान ली। और ये जो संधि प्रस्ताव लेकर कौन गया था? तो हरिदास जाला और शुभकरण लेकर गए थे। कहां पर? गोगुंदा में ठहरे खुर्रम के पास। और फिर गोगुंदा से इसको दिल्ली किसने पहुंचाया? तो मोहल्ला शकुल्ला शिराजी और सुंदरदास ने जहांगीर के पास ये प्रस्ताव लेकर गए और इसने ये सारी शर्तें मान ली और संधि हो गई। कौन सी? मेवाड़ मुगल संधि। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 में। राजपूत काल का अभ्युदय काल या राजपूतों का अभ्युदय काल किसके काल को माना जाता है? तो अमर सिंह के काल को। अब अमर सिंह जी के बाद में कौन शासक बनता है? करण सिंह। और करण सिंह प्रथम मेवाड़ी राजकुमार था जो कहां पर? मुगल दरबार में नियुक्त हुआ था। अब शासक कौन बनते हैं? करण सिंह। और करण सिंह प्रथम मेवाड़ी राजकुमार जो कहां पर? मुगल दरबार में नियुक्त हुए। इन्हें कितनी मनसबदारी दी थी? तो मनसबदारी मिली थी इन्हें मुगल दरबार में 5000 की, 5000 मनसबदारी। कौन इनके साथ गए थे? तो भामाशाह के पुत्र जीवा शाह भी साथ गए। जब करण सिंह मेवाड़ के शासक बन जाते हैं तो इधर दिल्ली का जो सुल्तान होता है, बादशाह होता है जहांगीर, और उसका पुत्र होता है खुर्रम। उस खुर्रम ने अपने पिता, और पिता कौन? जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और दिल्ली से भागकर किसकी शरण में आ गया? करण सिंह की। दिल्ली से भागकर शरण में आ गया। यहां से करण सिंह जी ने कहां पर शरण दी? ने शरण दी खुर्रम को। कहां पर? देलवाड़ा के महलों में। पहले देलवाड़ा के महलों में ठहराया, देलवाड़ा के बाद कहां ठहराया? तो देलवाड़ा के बाद ठहराया जगमंदिर के महलों में। जगमंदिर महलों में ठहरने के बाद ही खुर्रम
जगमंदिर महलों में ठहरने के बाद खुर्रम को ताजमहल बनाने का आइडिया आया। ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। यानी कि आगरा में जो ताजमहल है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, उसका दिमाग, उसको बनाने का आइडिया भी इसको कहां से आया था? खुर्रम को या शाहजहां को जगमंदिर के महलों को देखकर। यानी कि उदयपुर के जगमंदिर के महलों से प्रेरणा मिली है खुर्रम को ताजमहल बनाने की। खुर्रम जब मेवाड़ में ठहरा हुआ था, तब इसने गफ्फूर बाबा की दरगाह का निर्माण करवाया, बनवाई। गफ्फूर बाबा की दरगाह किसने बनवाई थी, या कौन जब मेवाड़ आया था तब बनाई गई थी? खुर्रम ने बनवाई थी। खुर्रम का असली नाम शाहजहां है, बाद में इसे शाहजहां कहा गया, पहले इसका नाम खुर्रम। तो ये था करण सिंह के कार्यकाल का, इतना ही था। करण सिंह जब शासक बने थे मेवाड़ के, प्रथम मेवाड़ी राजकुमार थे। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मेवाड़ी शासक या वे मेवाड़ी राजकुमार जो कि मुगल दरबार में नियुक्त हुए थे, प्रथम ऐसे मेवाड़ी राजकुमार, तो वो कौन थे? करण सिंह। इनको मुगल दरबार में कितनी मनसबदारी दी गई थी? तो 5000 मनसबदारी। और अकेले नहीं गए थे, ये भामाशाह के पुत्र जीवा शाह को भी साथ में लेकर गए थे। यही जब मेवाड़ में शासक थे, तब खुर्रम ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और भागकर किसके पास आ गए? करण सिंह के पास। करण सिंह ने इन्हें पहले देलवाड़ा के महलों में ठहराया, फिर उसके बाद में जगमंदिर के महलों में ठहराया। जब जगमंदिर के महलों में ठहराया, तब इन्हें वहां से क्या प्रेरणा मिली? ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। खुर्रम के काल में ही, या खुर्रम जब मेवाड़ में शरण ले रखी थी या मेवाड़ में ठहरे हुए थे, तब गफ्फूर बाबा की मजार या गफ्फूर बाबा की दरगाह बनवाई थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब तक हमने देखा है अमर सिंह और करण सिंह के कार्यकाल को मेवाड़ के इतिहास में। अब हम मेवाड़ के इतिहास में करण सिंह के आगे के जो भी शासक बने उन सब के बारे में देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। Thanks for watching our video. If you like this video, do like, share and subscribe our channel, and please download Vistathi Education application. Thank you so much.